नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट ही आपको देंगे। 24 घंटे में जो केसेस उत्तराखंड में आए उनकी संख्या 244 है। 244 नए मामले उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 5,961 हो गए। उत्तराखंड में 244 नए पॉजिटिव केसेस के साथ 5,961 की संख्या हो गई है और अब तक इनमें 3,495 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जो घर को लौट चुके हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए लॉकडाउन रखा गया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन रखा गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, ये अलग अलग जगहों की, हरिद्वार की, देहरादून की, उधम सिंह नगर की और नैनीताल की तस्वीरें। इन चारों ही जिलों में सिर्फ जरूरी सेवाओं और शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। तो सभी जगहों पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन पुलिस की तरफ से करवाया गया। तो सड़कें खाली दिखी, चाहे वो नैनीताल की तस्वीरें हो, मॉल रोड वो सुना सुना दिखा। हरिद्वार की बात करें तो मार्केट बंद, उधम सिंह नगर में भी सड़कें खाली हो, तो देहरादून में भी सख्ती से पालन करवाया गया लॉकडाउन का। सरकार ने शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है, मगर कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ देहरादून में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया, तो हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि जब शराब की दुकानों को खोला गया है तो फिर बाकी दुकानों को खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार को बंद करना है तो सभी दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब सब सरकार को बंद करना है तो शराब की दुकानें, सभी दुकानें इसमें बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार के लिए हमने यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन किया है कि सरकार को सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि मिले। जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 और डेंगू की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस दौरान सभी जिलों के डीएम, शासन स्तर के उच्च अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोविड की टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाए। साथ ही कोविड अस्पतालों में हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ सरकार की यह भी कोशिश है और निर्देश है कि औद्योगिक संस्थानों में मानकों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना सर्विलांस होगा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कहा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मोर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको देखें। तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कोविड-19 को लेकर की गई सारी तैयारियों पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में मानकों के मुताबिक नर्सेज नहीं है। हमारी ये मांग है सरकार से कि तत्काल बिना देरी किए आप स्थायी नियुक्तियों के लिए, चाहे नर्सेस की हो, चाहे लैब टेक्नीशियंस की हो, चाहे वार्ड बॉयज की हो, इनकी जो स्थायी नियुक्ति होनी है आप स्थायी नियुक्ति करिए। आप टुकड़े टुकड़ों में 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, अब 11 महीने के कौन अपनी जान को खतरे में डाल करके कोविड में काम करने आएगा साहब? आप कह रहे हैं लैब टेक्नीशियन ही नहीं मिल रहे, लैब टेक्नीशियन क्यों आएगा? रामनगर की कोसी नदी में 2 स्थानों पर 5 लोग फंस गए। अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, 5 लोग बीच में फंस गए। पंपापुरी के खताड़ी के 3 लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो सभी लोग बीच में फंस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इनकी तलाश शुरू की, तलाश में जुटी और दूसरी तरफ पूछड़ी में भी 2 लोग कोसी का जलस्तर बढ़ने की वजह से फंस गए, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया। बड़कोट में यमुना नदी के बीच से बनाया गया वैकल्पिक मार्ग फिर से पानी में डूब गया है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। दरअसल यमुना नदी पर पुल बन रहा है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है।
नदी के बीच से वाहन लेकर गुजरने की ये कोशिश जानलेवा हो सकती है। बरसात में यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी के बीच बनाया गया वैकल्पिक मार्ग पानी में डूब गया है। दिल में दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीरें बड़कोट की हैं, जहां यमुना नदी पर पुल नहीं होने से परेशानी है। और अब जो स्थिति है वो ये है कि यदि पानी ये और ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ के जो लोग हैं उनका आना जाने में जो परेशानी हो जाएगी और उनका जो है खाने पीने के लिए जो उनको जो वैसे लॉकडाउन की स्थिति चल रही है ये समस्या जो पैदा हो जाएगी। आवाजाही के लिए यमुना नदी के बीच ह्यूम पाइप डालकर रास्ता बनाया गया था, मगर यमुना का जलस्तर बढ़ने से मार्ग पर पानी आ गया है, जिस वजह से मार्ग पानी में डूब गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। जी कितना पानी आ रहा है, हमें ऐसे आना पड़ रहा है पानी में को। 1 हफ्ता हो गया यही वैसे ही हो रहा है कि पानी आता है ज़्यादा, मजबूर हो रहे हैं हम, ऊपर से सामान लाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, रास्ते पर कई फीट पानी बह रहा है और उसके बीच से कुछ लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया तो इनकी जान पर बन सकती है। इस तस्वीर को देखिए, एक ट्रक नदी के बीच फंस गया है, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी मंगवानी पड़ी। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ के धापा गांव में बादल फटने की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए, जिसकी वजह से लोग अब टेंट में दिन गुजारने को मजबूर हैं, मगर अभी भी कई मकानों पर खतरा है, जिसकी वजह से ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। टेंट में दिन गुजारने को मजबूर लोग। गांव में दरार पड़ने से ग्रामीणों में दहशत। पिथौरागढ़ के धापा गांव में लोग कुदरत का कहर झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के आसपास पहाड़ी में दरारें पड़ रही हैं, जिससे लोग घरों को खाली कर टेंट में रहने को मजबूर हैं। कपड़े वपड़े लेके आए, बच्चे को लेके आए इधर को, और थोड़ा राशन लेके आया। फिर दूसरे दिन थोड़ा रुका मौसम, फिर राशन लेके आया, फिर खाना खाया दूसरे दिन। अगले दिन मतलब 21 तारीख के दिन भूखा था। उसके बाद यहाँ ना लाइट है, ना पानी का व्यवस्था है। सरकार द्वारा अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना कुछ कोई आए रखे हैं, ना कुछ आ रखे हैं, ना पटवारी आ रखा है, ना कुछ आ रखा है। ग्रामीणों की माने तो 21 जुलाई की सुबह तक सब कुछ ठीक था, मगर शाम होते होते हालात बिगड़ गए। बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि कई मकान धराशायी हो गए। एहतियात के तौर पर गांव के 47 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। ये परिवार अब टेंट में रहने को मजबूर हैं। विधायक हरीश धामी ने प्रदेश सरकार से ग्रामीणों के पुनर्वास की मांग की है। पूरा गांव जो है भू संकलन से बिल्कुल एकदम मौत के जगह मुंह में यहाँ के लोग बसे हुए हैं, और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो तत्काल प्रभाव से जो है इस गांव को तत्काल जो भी 130 परिवार इस गांव में रहते हैं उनको पुनर्वास करें। अगर पुनर्वास के लिए उनके पास अगर तराई में ज़मीन नहीं है तो इनको एक जो है पैकेज के रूप में पैसा दे दिया जाए कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और आप अपने लिए जहाँ पर सुरक्षित जगह है वहाँ पर अपना भवन निर्माण करें। बारिश के बाद गांव तक पहुंचने वाले रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। आईटीबीपी के जवान भी पहाड़ों की पथरीली पगडंडियों के सहारे किसी तरह गांव तक पहुंचे। गांव में जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद ग्रामीणों में दहशत इस बात को लेकर है कि कहीं गांव के बचे हुए बाकी घर भी जमींदोज न हो जाएं। अब प्रशासन गांव का भूवैज्ञानिक सर्वे करेगा, जिसमें देखा जाएगा कि फिलहाल यहां पर रहना सुरक्षित है या नहीं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लगता है उत्तराखंड में नेताओं और अफसरों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले मंत्री कैबिनेट मदन कौशिक अफसरों पर भड़क उठे थे और अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने विभाग के सचिव से खफा है। लोग बहुत परेशान हैं और मुझ पर रोज मैं कोटद्वार जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। मैं अभी श्रीनगर गया था, वहाँ भी लोगों ने मुझसे कहा, और मुझको रोज लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे महामारी के समय में किसी का हम भुगतान ना करें तो ये भी अच्छा नहीं है।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की ये नाराजगी अपने ही विभाग स्किल डेवलपमेंट के सचिव रंजीत सिन्हा को लेकर है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरक सिंह रावत ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। हरक सिंह रावत का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के तहत चल रहे सेंटर्स कई महीने से भुगतान नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं। बार बार कहने के बावजूद भी सचिव महोदय भुगतान करवाने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर मैंने सचिव रंजीत सिन्हा से बहुत नाराजगी व्यक्त करी कि भाई ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ, ये महामारी के दौरान सेंटर बंद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेंटर चले, एग्जाम हो गया और उनका आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप जब कहो कि साहब अटेंडेंस चेक करेंगे हम, तो आपने एग्जाम से पहले क्यों नहीं अटेंडेंस चेक करी? हरक सिंह रावत के पास कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। कौशल विकास के सचिव रंजीत सिन्हा हैं। कौशल विभाग के तहत प्रदेश भर में युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन पिछले कई महीने से इन सेंटर्स को पैसा नहीं भेजा गया है, जिससे कितने ही सेंटर बंद होने की कगार पर हैं, जबकि कई आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। हरक सिंह रावत इसके लिए रंजीत सिन्हा को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। सिन्हा जी कहना यह है कि भारत सरकार से पैसा कमाया, 2 करोड़ रुपया आया, तो मैं इस बात पे नाराज़गी व्यक्त की है कि भाई जिन लोगों ने सेंटर चलाए, अब वो सब लोग मुझ पे रोज आ रहे हैं, रोज मुझसे कह रहे हैं साहब अब बेचारों ने पैसा भी खर्च किया, टीचर्स को सैलरी भी दी होगी, स्टाफ को सैलरी दी होगी, बिल्डिंग का रेंट होगा, इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो एक दिक्कत है सबके सामने। और मैंने इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी व्यक्त करी कि भाई ऐसे कैसे हम हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। हरक सिंह रावत की ही तरह से कुछ रोज पहले शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक अफसरों पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दरअसल कुछ रोज पहले देहरादून में महाकुंभ को लेकर बुलाई गई मीटिंग से कई अहम विभागों के सचिव नदारद थे, जिससे नाराज होकर मदन कौशिक मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए थे। उधर कुछ ही दिनों पहले किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने विधानसभा अध्यक्ष से डीएम नीरज खैरवाल की शिकायत की थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करने की मांग की थी। ये ऐसे कई मामले हैं जिसे लेकर इन दिनों उत्तराखंड में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या अफसर जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। ये मसला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद सीएम त्रिवेंद्र अफसरों को नसीहत दे चुके हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर बयान दिया था कि कांग्रेस के जो बागी नेता अगर माफी मांग लेते हैं तो उनके घर वापसी हो सकती है, और इस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तो उल्टा हरीश रावत को ही नसीहत दे डाली है। सुने। वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। ये अधिकार न मेरा है, न प्रदेश अध्यक्ष का है, न स्वयं श्री हरीश रावत जी का है। एबीपी गंगा पर जब से पूर्व सीएम हरीश रावत ने बागियों पर बयान दिया है, कांग्रेस के साथ भाजपा के खेमे में भी खलबली है। हरीश रावत के इस बयान के बाद से ही उत्तराखंड में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ही हरीश रावत को नसीहत दे डाली है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि नेताओं की घर वापसी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, फिर हरीश रावत आखिरकार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इसका निर्णय हाईकमान करेगा। और जब ये प्रकरण, अभी तो मुझे ये भी पता नहीं किसने कहा हम ज्वाइन करेंगे, अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके साथ आ रहे हैं। जब ये प्रश्न उठेगा तो ये सारा प्रकरण हाईकमान तक जाएगा और ये हाईएस्ट लेवल पर तय होगा। जो वो तय करेंगे उसका पालन हम सभी को करना है और सभी करेंगे। तो मेरे राय में इस समय कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है, न उचित है न सम्मानजनक है। 2016 में कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में आए 9 विधायकों को हरीश रावत ने घर वापसी का ऑफर दिया था।
लेकिन शर्त ये रखी गई कि उन्हें कांग्रेस और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश का कहना है कि इस तरह के सियासी माहौल के बीच इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं। जो परिस्थितियां बीत गई उसे सबको मालूम है। वो परिस्थितियां आज भी राजस्थान में कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं। तो बहुत अच्छा हो इस समय हम इस प्रकार की टिप्पणी न करें। हमें कांग्रेस को बल भी देना है और आगे वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों से आगे लड़कर चुनाव भी जीतने हैं। तो बहुत अच्छा हो हमारे जो विवाद हैं वो उभर कर ना आए और हम हाईकमान पर ये निर्णय छोड़ दें। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बीच खेमेबाजी की वजह से विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आता है। हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ अलग कार्यक्रम करते हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अलग नजर आते हैं। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही वो कांग्रेस के भी सबसे बड़े नेता हैं। प्रीतम सिंह पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी भी हरीश रावत पर ही भरोसा करते हैं और उनके ही साथ हैं। कांग्रेस की एक खेमेबाजी विपक्ष की कमजोरी और सत्ताधारी पार्टी भाजपा की ताकत बन रही है। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बद्रीनाथ से आगे निजमुला घाटी के लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है और इस इलाके में अब मोबाइल टावर लग गया है, जिस वजह से लोगों के सामने मोबाइल नेटवर्क की परेशानी नहीं होगी। ये सब उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिशों से मुमकिन हो पाया है। इस मौके पर अनिल बलूनी ने खुद लाइव रहकर निजमुला घाटी के लोगों से बात की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहली बार मोबाइल टावर लगा है। लोग लंबे समय से मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी की समस्या से परेशान थे। पिछले दिनों बलूनी के प्रयासों की वजह से रामगढ़ में धनगढ़ी नाले पर पुल को मंजूरी भी मिली थी। लोगों के घाटी के लिए, उत्तराखंड के लिए जो करना होगा वह सब कामों को मैं करूंगा और आप आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं केवल बोलने पे और भाषण देने पे विश्वास नहीं रखता हूं। मैं आपकी घाटी के लिए जल्दी, जो मैंने कहा है कि जो काम मुझे बताए जाएंगे, अब आप ये मान सकते हैं कि मैं आपकी घाटी का निवासी हूँ और यही का आपकी घाटी का रहने वाला हूँ। जो आपके लिए काम होंगे सारे कामों में पूरी ताकत से लगूंगा और आप देखिएगा कि एक एक करके हम लोग सारे कामों को सब मिलके, आप लोग और हम सब मिलके काम करेंगे आने वाले समय में। आज आपके साथ में जुड़ा, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके लिए जो कार्य होंगे उनको अभी किया जाएगा। उत्तराखंड में पंचम धाम के तौर पर जल्द ही देहरादून में शौर्य स्थल सैन्य धाम बनेगा। इसके लिए भूमि का चयन हो चुका है और इस सैन्य धाम के जरिए शहीद सैनिकों की शौर्य गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखंड के 75 जवानों ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। उन सबको हमारी श्रद्धांजलि है। जो उनकी वीरांगनाएं हैं, सरकार ने उनके बारे में विचार किया है, उनके बच्चों के बारे में विचार किया है और राज्य उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर हमने शहीदों के आश्रितों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का प्रावधान किया है। और केवल जो जंग में शहीद होते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन चलते, पैरामिलिट्री के जो ऑपरेशन चलते, उसमें हमारे अनेक जवान शहीद होते हैं। देहरादून में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो गुटों के लोग आपस में उलझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे आपसी विवाद कारण है। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की ये वीडियो देहरादून के पटेल नगर इलाके की है, जिसमें दो गुट देखिए कैसे एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। इस वीडियो को आप शुरुआत से देखिए। पहले ये दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, इसके बाद दो लोग एक दूसरे के साथ उलझने लगते हैं। देखते ही देखते इस सफेद शर्ट वाले शख्स के परिवार की महिलाएं भी इस मारपीट में उतर जाती हैं। अब महिलाएं भी धारीदार शर्ट पहने इस शख्स पर जोर आजमाती हैं, मगर तभी धारीदार शर्ट पहने इस शख्स के परिवार की महिलाएं भी मैदान में उतर जाती हैं
अब देखिए दोनों गुटों की महिलाएं भी कैसे आपस में उलझ रही हैं। आखिरकार मौके पर मौजूद लोग किस तरह से मामले का बीच बचाव करा देते हैं, जिस वजह से मामला शांत हो जाता है। देहरादून से रवि कैतरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। तो देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत श्रीनगर के दौरे पर रहे और इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। वन मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार के दौरे पर रहे और इस दौरान हरक सिंह रावत ने भाबर स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय भवन का लोकार्पण किया और इस दौरान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हरक सिंह रावत ने कहा कि महाविद्यालय में इतिहास, भूगोल, नृ विज्ञान के तीनों विषय शुरू किए जाएंगे। कला संकाय में ग्रेजुएशन में नहीं थे, इसी सत्र से ये तीनों विषय भी शुरू किए जाएंगे और बीएड भी सेल्फ फाइनेंस का शुरू किया जाएगा। फर्नीचर की जो कमी थी, लैब में उपकरणों की कमी थी, उन सारी कमियों को भी पूरा किया जाएगा। कैंटीन की आवश्यकता थी, उसको भी पूरा किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में एक इंडोर, एक सभागार, एक तरह से ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। पौड़ी जिले में एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। सतपुली के पास एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। अब जल्द ही इस इलाके में एयर स्पोर्ट्स एडवेंचर की शुरुआत होने जा रही है। आने वाले दिनों में सैलानी यहां पर एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। तो एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि कुछ इस तरह की गेम्स यहां पर होंगी, चूंकि ये नदी किनारे का इलाका है, पूरा सतपुली की बात करें, और कोशिश यही है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इसको विकसित किया जाए। सबसे खास बात यह है कि ये दिल्ली के बहुत नज़दीक है। कम वक्त में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या इन जगहों से जाया जा सकता है यहाँ पर, तो लोगों को कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें मिलें और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकें, इसलिए नई नई चीज़ें शुरू की जा रही हैं। इसी के लिए अब इसी कड़ी में ये ट्रायल शुरू हो गया है। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़
शुरू हो गए हैं।